हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 28 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जय शाह। तो दोस्तों, बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव थे जय शाह, लेकिन अब वो आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। क्योंकि आईसीसी के अध्यक्ष के पद के लिए जय शाह के अलावा किसी भी व्यक्ति ने आवेदन ही नहीं किया है, इसलिए उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया है। उन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है, यानी अभी तक आईसीसी के अध्यक्ष थे ग्रेग बार्कले, अब उनके स्थान पर कौन बन गए हैं? जय शाह बन गए हैं। दोस्तों, जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले 5वें भारतीय हैं, यानी जय शाह से पहले 4 और इंडियंस थे जो कि आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। जय शाह आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। उनकी उम्र कितनी है? 36 वर्ष। वह आईसीसी के 16वें चेयरमैन बने हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, अब हम उन इंडियंस को डिस्कस करेंगे जिन्होंने जय शाह से पहले आईसीसी के चेयरमैन का पद संभाला है। जैसे जगमोहन डालमिया ने 1997 से 2000 तक आईसीसी के अध्यक्ष का पद संभाला है। शरद पवार ने सन 2000 से सन 2012 तक, एन श्रीनिवासन ने 2014 से 2015 तक और शशांक मनोहर ने 2015 से 2020 तक आईसीसी के अध्यक्ष का पद संभाला है। चलिए बात कर लेते हैं आईसीसी की। तो आईसीसी को हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। दोस्तों, दुनिया भर में जितनी भी क्रिकेट होती है उसकी सबसे बड़ी संस्था कौन है? आईसीसी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई, यूएई में। इसके अध्यक्ष हैं जय शाह और इसके वर्तमान में सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। खेल संगठनों के प्रमुख डिस्कस करते हैं। जैसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन है? विनीत शरण। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? अजीत अगरकर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? अमोल मजूमदार। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अच्युत सामंत। आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। और दोस्तों, आप याद रखिएगा कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? वो है गौतम गंभीर। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप स्टडी करके व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ऐप को भी डाउनलोड कर ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट पास में क्या मिलेगा? भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। तो टेस्ट पास में लगभग 3000 से अधिक टेस्ट हैं, तो इनका फायदा आप उठा सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो एक बार टेस्ट पास का यूज जरूर करें। उसके पहले आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा संजीव रैना। तो संजीव रैना को इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी का एडिशनल डायरेक्टर जनरल अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। संजीव रैना साल 1987 बैच के वरिष्ठ ऑफिसर हैं और यह आईटीबीपी के इतिहास में इस उच्च पद पर पहुंचने वाले दूसरे ऑफिसर हैं जो भारतीय पुलिस सेवा से नहीं है। यानी कि ये भारतीय पुलिस सेवा से नहीं है, फिर भी इन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है आईटीबीपी में। दोस्तों, जो एडीजी का पद होता है उस पर अमूमन ऐसा होता है कि जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन ये आईपीएस ऑफिसर नहीं है, फिर भी इन्हें एडीजी नियुक्त किया गया है। बात करते हैं आईटीबीपी की। तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, भारत और चीन के युद्ध में भारत को शिकस्त खानी पड़ी थी। फिर उसके बाद आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। इसका काम होता है कि भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें भारत की सीमा की सुरक्षा करना। इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? राहुल रसगोत्रा। ये आप याद रखिएगा। कुछ अर्धसैनिक बलों के प्रमुख डिस्कस करते हैं। जैसे सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के डीजी कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। असम राइफल्स के डीजी कौन है? विकास लखेड़ा। सीआरपीएफ के डीजी कौन है? अनीस दयाल सिंह। और सीआईएसएफ के डीजी कौन है? अनीस दयाल सिंह। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एसपीजी के डायरेक्टर कौन है? आलोक शर्मा। और आईटीबीपी के डीजी कौन है? राहुल रसगोत्रा। और एनसीसी के डीजी कौन है? गुरबील पाल सिंह।
यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। दोस्तों आपको एक हिंट देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि ये योजना हिमाचल प्रदेश की है। जब भी आपको सुख शब्द मिले किसी भी योजना में तो आप समझ जाइएगा कि यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित योजना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अधिकतर योजनाओं में सुख शब्द छिपा हुआ है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी भी दी गई है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। इस योजना के माध्यम से बच्चों को उबले अंडे या फल उपलब्ध कराए जाएंगे हफ्ते में एक बार। हिमाचल प्रदेश की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल क्या है इसकी? शिमला और धर्मशाला। धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। 12 जिले हैं यहाँ पर। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और ये किस पार्टी से हैं? ये कांग्रेस पार्टी से है। विधानसभा की 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की यहाँ पर 4 सीटें हैं। यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देख सकते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश। तो ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड राज्य से घिरा हुआ है। इसके अलावा इसकी हल्की सी सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है। हिमाचल प्रदेश के दर्रे कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रोहतांग दर्रा और सिपकला दर्रा और बारालाचा दर्रा। ये तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। रोहतांग दर्रे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से ये जोड़ता है। और सिपकला दर्रा, इसका निर्माण सतलज नदी से होता है जो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप नोट कर लें। हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें हैं जैसे सूरजताल झील, गोविंद सागर झील, भृगु झील, चंद्रताल झील और सूरजताल झील। तो ये झीलें हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, 24वां अंतरराष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह कहां आयोजित किया गया है? तो यह दुबई में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों 24वां अंतरराष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह दुबई यूएई में अभी हाल ही में 26 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया है, क्योंकि 26 अगस्त 2024 को मदर टेरेसा की 114वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों यह समारोह अखिल भारतीय अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग परिषद के द्वारा आयोजित किया गया था और इस समारोह के दौरान कुछ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं जो कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, खेल, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, उद्योग और राजनीति के क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता डिस्कस कर लेते हैं 2024 के। तो पहला नाम है जोआओ बर्नार्डो विएरा द्वितीय। इन्हें मरणों उपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनका संबंध गिनी बिसाऊ देश से है। सिद्धार्थ श्रीवास्तव और नमित बाजौरिया को उद्योग के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मोहम्मद मेहताबुर रहमान ये अध्यक्ष हैं एनआरबी बैंक लिमिटेड के, तो इन्हें भी यह पुरस्कार दिया गया है। और इरका वोनचुको इन्हें कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। और एमपी रोजारियो इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुरली पंजाबी और सुरेंद्र सिंह खंडारी को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। इनका संबंध यूएई देश से है। अहमद अल हसमी जो कि युवा संगीतकार हैं, तो इन्हें बाल प्रतिभा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मदर टेरेसा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को। इनकी मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1997 को। वह एक अल्बानियाई भारतीय रोमन कैथोलिक थी। मदर टेरेसा ने कलकत्ता की झोपड़ियों के गरीबों को अपना जीवन समर्पित किया था। उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2016 में उन्हें संत की उपाधि भी प्रदान की गई थी। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दूसरी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक कहां आयोजित की गई है? तो यह सिंगापुर में आयोजित की गई है। दोस्तों दूसरी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक 26 अगस्त 2024 को सिंगापुर में आयोजित की गई है। देखिए सिंगापुर की कैपिटल भी सिंगापुर ही है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगापुर का मतलब है वहाँ की कैपिटल में ये बैठक आयोजित की गई है।
इसकी जो पहली बैठक थी वो 2022 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और 2024 में इसकी दूसरी बैठक सिंगापुर में हुई है। तो 2024 में ये जो बैठक हुई है इसमें भारत की ओर से निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, डॉक्टर एस जयशंकर जी जो कि विदेश मंत्री हैं, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव जी, ये 4 मंत्री शामिल हुए हैं भारत की तरफ से। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोनों देशों के विभिन्न क्षेत्रों में जो द्विपक्षीय सहयोग है उसको बढ़ाया जाए, यानी कि दोनों देशों के बीच में जो बाइलेटरल संबंध है उनको किस प्रकार से और बढ़ाया जाए, इसको लेकर के चर्चा की गई है। इस बैठक में डिजिटलीकरण, कौशल विकास, चिकित्सा और कनेक्टिविटी पर चर्चा की गई है। सिंगापुर की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो सिंगापुर एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। कैपिटल इसकी सिंगापुर है। प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग, इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। और राष्ट्रपति हैं थरमन सनमुगरत्नम। और करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। इस देश की आबादी में सबसे ज्यादा चीनी मूल के लोग हैं और भारतीय मूल के लोग भी यहाँ पर काफी अधिक संख्या में हैं। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका तीसरा भाग भारतीय मूल का है। भारत को सबसे अधिक एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त होता है। 2023-24 के आंकड़ों की बात करें तो सिंगापुर भारत का 6वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार रहा था। आसियान देशों में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। चलिए कुछ बैठकें या सम्मेलन डिस्कस करते हैं। जैसे 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 अभी हाल ही में आयोजित किया गया है कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 स्विट्जरलैंड की जिनेवा में आयोजित किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली के अपुलिया शहर में किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक 2024 में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट कहाँ आयोजित किया गया है? भारत में। एंटी डोपिंग सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ था। विविधता का अमृत महोत्सव 2024 नई दिल्ली में हुआ है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 दुबई यूएई में हुआ है। और 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है। और G77 शिखर सम्मेलन 2024 युगांडा देश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार मिथुन की खोज की गई है? आंसर हो जाएगा असम। तो आप मिथुन को समझ लीजिएगा कि ये मिथुन क्या है। तो गाय की नस्ल का एक प्रकार का पशु होता है जिसे मिथुन बोला जाता है। तो यह असम में पहली बार पाया गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो असम में पहली बार मिथुन या बोस फ्रंटलिस की खोज की गई है। 2019 में जब पिछली पशु गणना हुई थी तो उसके अनुसार देश में 3,86,311 मिथुन थे। मिथुन आमतौर पर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु भी है। और ये मिजोरम और मणिपुर में पाया जाता है, लेकिन असम में ये पहली बार पाया गया है, इसलिए ये न्यूज बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की सबसे बड़ी आबादी है, यानी कि सबसे ज्यादा मिथुन अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम में। दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के द्वारा मिथुन को मांसाहारी पशु के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। असम की बात हुई है तो असम से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो असम के मोइदम को अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और यह भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। असम सरकार के द्वारा अभी हाल ही में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1935 को रद्द कर दिया गया है। पूर्वोत्तर भारत का दूसरा IIM असम के कामरूप में स्थापित किया जाएगा। भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया था। असम सरकार के द्वारा काजी नेमू को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया है। काजी नेमू क्या है? एक प्रकार का नींबू है। पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन असम राज्य में किया गया है। दोस्तों, असम की बेसिक जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। असम की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? दिसपुर। और चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिश्वा शर्मा। विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। अच्छा, यहाँ की गवर्नर कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। इनको आप याद रखिएगा। असम के नेशनल पार्क कौन कौन है? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, डिब्रू सैखोवा, नामेरी, ओरंग, देहिंग पटकाई और रायमोना। तो ये 7 नेशनल पार्क हैं असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरो वेरा किस देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो ब्राजील के
फॉरेन मिनिस्टर मोरोवेरा भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। उनकी ये जो यात्रा होगी ये 25 से 28 अगस्त तक होगी। मोरोवेरा 9वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और उनके साथ डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल होंगे। दोस्तों, ब्राजील से आपको क्या याद रखना है कि ब्राजील 2024 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो 18 और 19 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में G20 नेताओं की बैठक आयोजित की जाएगी, यानी G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में 18 और 19 नवंबर 2024 को किया जाएगा और ब्राजील नवंबर 2024 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ब्राजील की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रासीलिया इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? ब्राजीलियाई रियल। और राष्ट्रपति कौन है? लूला दा सिल्वा। और यह रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है और इसमें दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का लगभग आधा हिस्सा शामिल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप देख पा रहे हैं। तो ये ब्राजील देश है, यानी इतना एरिया है ब्राजील का और लगभग आधे हिस्से में ब्राजील है और आधे हिस्से में बाकी अन्य देश हैं। दोस्तों, अमेजन वर्षा वन का 60% हिस्सा ब्राजील में है और अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी माना जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं ब्राजील की लोकेशन। ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और यहाँ पर स्थित है ब्राजील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारतीय पुरुष टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मालदीव में किया गया है और इसका आयोजन 17 से 27 अगस्त 2024 तक किया गया है। तो इसमें भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल और जापान की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और सर्फिंग खेल को तो आप जानते होंगे कि जो समुद्र की लहरें होती हैं उसी में सर्फिंग की जाती है इस प्रकार से। और भारतीय टीम के खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है? इसमें कमली पी और अजीज अली, श्रीकांत डी और संजय सेल्वा मणि। दोस्तों, जो सर्फिंग खेल है इसे पहली बार 2026 के एशियन गेम्स में शामिल किया जाएगा। 2026 के जो एशियन गेम्स हैं उनका आयोजन जापान में किया जाना है और अभी जो ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए थे उसमें भी सर्फिंग को शामिल किया गया था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो महिला T20 विश्व कप 2024 में भारत की कप्तान कौन होंगी? हरमनप्रीत कौर। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? UAE में। पहले ये कहां आयोजित होना था? बांग्लादेश में। तन्वी पत्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला महिला टेस्ट मैच 2026 में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। और शिखर धवन ने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। नीरज चोपड़ा ने लोसाने डायमंड लीग में 89.49 मीटर का भाला फेंक करके सिल्वर मेडल हासिल किया है, या वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। रौनक दहिया ने अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह RBI के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ULI को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ULI का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। तो UPI से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर पाते हैं, लेकिन जो ULI होगा उसके माध्यम से आप लोन ले सकेंगे। जिस प्रकार से आप मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल में UPI के माध्यम से पेमेंट करते हैं, तो आप उसी प्रकार से मोबाइल के माध्यम से छोटा मोटा लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो ULI वाली व्यवस्था है ये छोटे व्यापारियों के लिए काफी मददगार साबित होगी, क्योंकि उन्हें लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जिस प्रकार से अभी आप UPI में पिन डाल करके पेमेंट कर देते हैं, उसी प्रकार से अब ULI के माध्यम से पिन डाल करके आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की सुविधा शुरू होने जा रही है इंडिया में। तो इसको आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया जाएगा। जिस प्रकार से UPI लिंक होता है उसी प्रकार से ULI भी लिंक होगा। और दोस्तों, जो ULI ऐप होगा उसमें आपके आधार की जानकारी, eKYC की जानकारी और लैंड रिकॉर्ड होगा इसमें, और पैन वैलिडेशन, ये सभी जानकारियां होंगी इस ऐप में। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1937 में RBI का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। सर ओसबॉर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे और RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख।
आरबीआई के वर्तमान और 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारतीय पहलवानों ने 10 मेडल जीते हैं। तो जो अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 है, इसका आयोजन जॉर्डन के अम्मान में किया गया था। तो इसमें भारतीय दल ने 10 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और आपको याद रखना है कि अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की हिस्ट्री में पहली बार भारतीय महिला पहलवानों की टीम ने खिताब जीता है। 2024 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष दल ने केवल 2 मेडल जीते हैं, बाकी लड़कियों ने मेडल जीते हैं। तो पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा है, जापान दूसरे और कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रहा है। तो अदिति कुमारी ने गोल्ड, नेहा सांगवान ने गोल्ड, पुलकित ने गोल्ड, काजल ने गोल्ड, मानसी लाठर ने गोल्ड, श्रुतिका पाटिल ने सिल्वर और साईनाथ पारधी ने ब्रॉन्ज, रौनक दहिया ने ब्रॉन्ज और बाला राज ने ब्रॉन्ज और मुस्कान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये सभी मेडल आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों की घोषणा की गई है? 5 नए जिलों की घोषणा की गई है। एशियाई महिला एकल अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तन्वी पत्री। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 7 राज्यों की बैठक कहां आयोजित की गई है? रायपुर में। तेगबीर सिंह का संबंध किस राज्य से है जो माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के बच्चे बने हैं? आंसर हो जाएगा पंजाब। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा शुरू की गई विज्ञान धारा योजना की अवधि कितनी है? 5 वर्ष की। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिंधु गंगाधरन को। श्री कृष्ण गमन पथ का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट किसने लॉन्च की है? मेडटेक जॉन ने। हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? उत्तर कोरिया। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान के जो भाग हैं उनका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका पहला पार्ट हम कल डिस्कस कर चुके हैं। जैसे भाग 9 में पंचायत का वर्णन है, भाग 9A में नगर पालिकाओं का वर्णन है, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 244 से 244A तक किया गया है। अनुच्छेद 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध बताए गए हैं, जिसका वर्णन 245 से 263 आर्टिकल तक किया गया है। अनुच्छेद 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद का वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 264 से 300A तक किया गया है। अनुच्छेद 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 301 से 307 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं बताई गई हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 308 से 323 तक किया गया है। और अनुच्छेद 14A में अधिकरण है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 323A से 323B तक किया गया है। अनुच्छेद 15 में निर्वाचन का उल्लेख है। ये सभी पार्ट आप नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि लद्दाख किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना था, तो 2019 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2019 बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, स्टडी करके ऐप पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आयोजित किया जाता है। तो जब आप ऐप पर जाएंगे और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। तो इस टेस्ट को आप जरूर दीजिएगा, ये रोज आयोजित किया जाता है। तो 27 अगस्त 2024 के टेस्ट की रिजल्ट की बात करें तो पहला स्थान खट्टंगा जानी, दूसरा स्थान शिबा दुर्गा, तीसरा स्थान अमित, चौथा स्थान जसपाल कौर और 5वां स्थान कनिका, छठा स्थान सरिता सिंह, 7वां स्थान रविंद्र मिक्की, 8वां स्थान पांडव कुमार और 9वां स्थान मोहम्मद शोएब को हासिल हुआ है और 10वां स्थान वर्षा साहनी को। तो दोस्तों, ये है 27 अगस्त 2024 के टॉप 10। तो आप भी टेस्ट दीजिएगा, आपका भी नाम यहाँ पर हो सकता है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, ऐप पर आपको जनवरी से अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको वहां पर मिल जाएगी।
और ई बुक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स और हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी टॉपिक वाइज। तो इसको भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।